हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे एमआरआई कॉन्ट्रास्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन इसका कि क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, तो देखो, अगर हम पेरेंटरल और ओरल के बेसिस पर बात करते हैं तो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है रिलैक्सिबिलिटी के बेसिस पे और ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, रिलैक्सिबिलिटी में क्या होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, ससेप्टिबिलिटी में आपका होता है पैरामैग्नेटिक और सुपर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, फिर ओरल की बात कर लेते हैं, उसमें होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग कॉन्ट्रास्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं ओरली दिए जाते हैं और ये अलग कॉन्ट्रास्ट। ठीक, क्लासिफिकेशन जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का होता है एमआरआई का, वो और भी बेसिस पे होता है, जैसे कि आपके टारगेटेड मटेरियल हैं, ठीक है, और लीनियर मैक्रोसाइक्लिक, ये बहुत सारे भी क्लासिफिकेशन होते हैं। लेकिन जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, वरना मैं आपको ऐसे भी ओरली बता देती हूँ, टारगेटेड वो होते हैं जो आपके स्पेसिफिक टारगेट के लिए होते हैं, जैसे लीवर वगैरह होता है आपका। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बता दूँगी इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट की। पॉजिटिव रिलैक्सेशन आपका कहाँ आ गया, ये हम किस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये रिलैक्सिबिलिटी और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिलैक्सेशन अभी हम बात करें पेरेंटरल की। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था ये पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट, ये क्या होते हैं हमारे T1 एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे रिजल्ट पे, तो ये होते हैं हमारे, ये हमारा T1 में रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिग्नल इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप जब T1 को रिड्यूस करके सिग्नल इंटेंसिटी को गेन कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, आपने एक तो रिड्यूस किया सिग्नल, फिर उसके ऊपर से आपकी सिग्नल इंटेंसिटी बढ़ी उसकी, तो ये किस पर बढ़ रही है, आपकी T1 वेटेड इमेज पे। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होता है, गैडोलिनियम होता है और MNDP-DP। ठीक, फिर उसके बाद आप नेगेटिव रिलैक्सेशन की एजेंट्स की बात कर लीजिए। नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट्स होते हैं आपके T2 एजेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, ये क्या करते हैं रिड्यूस T2 करते हैं। ठीक है, ये भी T2 रिड्यूस करते हैं, लेकिन इनसे क्या होता है कि सिग्नल इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, T2 वेटेड इमेजेस पे, तो इसीलिए इनको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि हमने जब इससे पहले जब T2 रिड्यूस किया था, सॉरी T1 रिड्यूस किया था, तो इससे सिग्नल इंटेंसिटी बढ़ रही थी, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहे थे। लेकिन अब हम बात करें T2 की रिडक्शन की, तो यहाँ सिग्नल इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई T2 वेटेड इमेजेस पे, तो ये क्या हो गए आपके नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट हो गए। अब एग्जांपल इसका होता है आयरन ऑक्साइड पार्टिकल, गैडोलिनियम। अगर हम गैडोलिनियम वैसे पॉजिटिव का एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको हायर डोजेज में यूज़ करते हैं तो ये कैसा है, नेगेटिव का एग्जांपल है। ठीक है, फिर पैरामैग्नेटिक एजेंट्स, अब यहाँ क्लासिफिकेशन फिर से रिवाइज कर लीजिए, ये पैरामैग्नेटिक इसमें आ रहा है। अब हम बात करेंगे ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे, तो अब हम बात करेंगे सुपर पैरामैग्नेटिक और सुपर पैरामैग्नेटिक की। ठीक है, तो ये रहे पैरामैग्नेटिक एग्जांपल होता है आपका सबसे पहले गैडोलिनियम। ठीक है, ये पॉजिटिव एजेंट होता है ज़्यादातर, लेकिन हायर डोजेज में क्या हो जाता है, ये नेगेटिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, और T2 वेटेज में इस पर क्या करता है, आपका सिग्नल को शॉर्ट कर देता है। और ये आपका कहाँ पे यूज़ होता है, आपका परफ्यूजन स्टडीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है आपका परफ्यूजन स्टडीज़ में। फिर उसके बाद सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट्स हैं आपके। सुपर पैरामैग्नेटिक आपका अपोजिट होता है, इससे नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं ये। तो इनसे होता क्या है, आपकी जो प्रोटॉन्स हैं वो डिफेज होते हैं इससे। ठीक है, जिससे कि आपकी T2 की शॉर्टनिंग होती है और सिग्नल आपका लॉस हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसके एग्जांपल क्या हैं, आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि FDA ने आज की डेट में कितने कॉन्ट्रास्ट एजेंट अप्रूव करके रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखिए। एग्जाम्पल में आपका दे रखा है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, Fe3O4। ठीक है, इसका जैसे कि आपका सुपर पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, SPiOS या फिर अल्ट्रा स्मॉल SPiOS होता है। ठीक, गैडोलिनियम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 64। ठीक है, ये कैसा एजेंट होता है, पैरामैग्नेटिक एजेंट होता है। ठीक है, और ये T1 और T2 दोनों को रिड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन आपके T1 वेटेड पे इमेज पे क्या करता है, ये सिग्नल बढ़ा देता है। T2 वेटेड पे क्या करता है, सिग्नल घटा देता है। अब जिनको नहीं पता है कि T1 वेटेड और T2 वेटेड अगर आपकी स्क्रीन पे हैं तो आप उसको कैसे पता लगाएंगे, देखिए T1 वेटेड इमेज जो होती हैं उनमें सिर्फ आपका फैट कंटेंट ब्राइट दिखेगा। अगर आप कंसोल में काम कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि
या आप पहली बार कन्फोसोल में गए हैं और आपको नहीं पता है T1 वेटेड और T2 वेटेड में क्या इमेज है, तो T1 वेटेड में सिर्फ फैट ब्राइट दिखेगा, लेकिन जो T2 वेटेड इमेज होगी आपका उसमें फैट और वाटर दोनों ब्राइट दिखेंगे। अब हम इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसका यूजुअल डोज कितना दिया जाता है। इसका यूजुअल डोज होता है आपका 0.1 mmol पर kg, ठीक है। फिर इसके बाद मीडियन लीथल डोज की बात कर लेते हैं, तो LD50 इसको होता है 6 से लेके 30 mmol पर kg के हिसाब से। एडवर्स रिएक्शन रेट मतलब आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है इससे, तो थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। तो ये 3 to 5%, मतलब 3 to 5% आप समझ लीजिए ना के बराबर, जैसे किडनी फेलियर के पेशेंट्स में हो गया, या पहले से प्रीवियस एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं उनमें हो गया, ठीक है। और इसको NSF भी बोलते हैं, नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फिब्रोसिस, ठीक है। और आपके कैसे पेशेंट्स, आप सपोज़ कीजिए किस पेशेंट में हो सकता है, जैसे आपके पहले से ही किसी को कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई अस्थमा का पेशेंट है, या ऐसे कुछ भी एलर्जी कंडीशन है, उसकी जो हिस्ट्री उसकी है आपकी पेशेंट की, वही उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या अल्कोहल कंजप्शन करता है वो ज़्यादा, या सिगरेट स्मोकिंग वगैरह ये सब करता है, तो आपके ऐसे पेशेंट्स में तो क्या होता है कि प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वरना अदरवाइज़ MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट सबसे सेफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, ठीक है। तो ऐसा केसेस उसमें नहीं होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं उसमें लॉयल्टी की, तो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं। आयोनिक का एक एग्जांपल देखा रखा है, आयोनिक का एग्जांपल है मैग्नेविस्ट, ठीक है, जिसका आपका बता रखा है 1960 mmol पर kg, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन आयोनिक ओमनीस्कैन 789 mmol पर kg, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोहेंस, ठीक है, 620 mmol पर kg। इसके बाद बात करते हैं गैडोलिनियम चीलेट्स। देखिए जो गैडोलिनियम होता है, ठीक है, अगर आप उसको सिंपल यूज़ करेंगे, अगर आप उसको सिर्फ गैडोलिनियम यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो हम उसको जिसके साथ कंबाइन करते हैं उसकी क्या होती है, मतलब जैसे उसको कंबाइन करेंगे ना आप, तो उसको लेस टॉक्सिक बनाएगा। ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं चीलेट्स, ठीक है। तो हम इसको बाइंड करते हैं मेटल आयन के साथ, और उन मतलब जैसे आपके एग्जांपल में जैसे DTPA, DOTA दे रखा है, BOPTA, तो ये सारे गैडोलिनियम के चीलेट्स हैं। ये वो चीज़ें होती हैं कि आपका जब गैडोलिनियम में इसे कंबाइन किया तो गैडोलिनियम आपका हो गया लेस टॉक्सिक, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लेस टॉक्सिक, आप जब प्योर गैडोलिनियम अगर यूज़ करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल तो है ही, दूसरा आपका बॉडी में से एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, तो एक्सक्रीशन उसका हो पाए इसीलिए भी चीलेट्स हेल्प करते हैं। तो आपकी चीलेट्स क्या क्या एडवांटेज हो गया, एक तो आपके गैडोलिनियम को टॉक्सिक फ्री किया उसने, एंड सेकेंड थिंग आपका एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। तो चीलेट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सिंगल गैडोलिनियम विदाउट चीलेट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो बहुत टॉक्सिक हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए। इसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि और भी कैसे कैसे होते हैं, तो लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक होते हैं, ठीक है, साइक्लिक होते हैं। मतलब ये आपका जैसे रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है तो आपका मैक्रोसाइक्लिक, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं आपके क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट के, ठीक है। फिर मैक्रोसाइक्लिक जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एंड ऑल्सो जो आयोनिक है, ठीक है, आयोनिक गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट होते हैं, वो क्या होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉन आयोनिक से, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। फिर स्टेबिलिटी मतलब जैसे कि इसमें आयोनिक नॉन आयोनिक में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके कुछ गैडोलिनियम चीलेट्स जैसे कि आपका गैडोबिनेट है, जिसको हम मल्टी हैंस भी बोलते हैं, या आपको आपका गैडोक्सीटेट है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है आपका, मतलब आपका इसका मतलब जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या है, गैडोक्सीटेट। बाकी आपका क्या है, प्राइमोविस्ट या इयोविस्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी क्या बताया था कि आपके कुछ होते हैं टारगेट, एक मिनट मैं आपको लिख के बता देती हूँ। कुछ आपके टारगेटेड, मैं ये बताया था कि मैंने आपको सारे क्लासिफिकेशन नहीं बताया क्योंकि वो उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन इतना स्पेसिफिक है भी नहीं। टारगेटेड अगर हम बात कर लेते हैं तो ये टारगेटेड का एग्जांपल भी हो सकता है। अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछता है कि टारगेटेड कॉन्ट्रास्ट का नाम बताओ, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं प्राइमोविस्ट, ठीक है। और अगर उसका साइंटिफिक नेम पूछेगा तो गैडोक्सीटेट उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक, क्योंकि आपका ये किस में एक्सक्रीट हो रहा है, हेपेटोबिलियरी सिस्टम में। बाकी आपका कहाँ से होता है, रीनल सिस्टम से, ठीक है, किडनी एक्सक्रीट करती है यूजुअली, लेकिन यहाँ आपका क्या हो गया, हेपेटोबिलियरी सिस्टम एक्सक्रीट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये टारगेटेड भी है, ठीक है, लीवर के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं इसको,
फिर उसके बाद सेफ्टी इश्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी इश्यूज़ में जैसे रीनियल फेलियर के पेशेंट्स हैं तो उनको नहीं देंगे। फिर इसके बाद आपका इसमें जैसे एक चीज़ डिस्कशन नहीं हुई है, जैसे GFR होता है, ठीक है। GFR क्या होता है आपका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक, ग्लोमेरुलर, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। और फिर R से रेट, ठीक है। तो ये हो गया। तो GFR क्या होता है आपका? 60 तक अगर है रेंज, सॉरी, अगर आपका 60 उसमें भी रेंज होती है, 60 है, अगर 60 तक है तो आपका पेशेंट सेफ़ है। फिर 30 से लेस है तो नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, रेंज सेट होती हैं। तो गैडोलिनियम आप कब यूज़ करेंगे, कब उसका हाफ डोज यूज़ करेंगे, कब आप गैडोलिनियम नहीं यूज़ करेंगे, ये सब आपका कौन डिसाइड, आपका कौन देखेगा? रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट देखेगा, MRI टेक्नोलॉजिस्ट देगा आपका, या फिर आपकी क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजिस्ट है, वो भी अगर उसके वो भी इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पेशेंट के लिए क्या हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की अपना। जैसे अगला पॉइंट है आपका हिस्ट्री ऑफ एलर्जी या अस्थमा। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, अगर पेशेंट को एलर्जी है या अस्थमा है या ऐसे कुछ कंडीशन है जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल या उसका किडनी ज़्यादा बेकार है, तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं और पेशेंट इन सब क्राइटेरिया में क्या होता है, कुछ भी एक उसमें अप्लाई हो रहा है या पेशेंट प्री एलर्जिक है, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को एलर्जी हो जाएगी, पेशेंट का ये कॉन्ट्रास्ट झेल नहीं पाएगा। वैसे MRI कॉन्ट्रास्ट लेस टॉक्सिक होता है, फिर भी ये कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें आपको पेशेंट हिस्ट्री देखनी ही पड़ती है, ठीक। प्रेगनेंसी में आप नहीं करेंगे। एंड लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन वो टाइम, मतलब जैसे कंडीशन होती है जिसमें आपका मदर जो होती है ना वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, ठीक है। तो अगर आप जैसे किसी प्रेग्नेंट लेडी, सॉरी, आप किसी ऐसी लेडी का कर देते हैं जिसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, जिसका वो जो लेडी है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही, तो आप अगर जैसे उसका कॉन्ट्रास्ट कर भी देते हैं, कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर प्रेगनेंसी में आप नहीं करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, आप अगर लैक्टेशन के केस में कर भी देते हैं तो क्या होता है कि मिल्क में एक्सक्रीट हो जाता है वो चीज़, 24 आवर्स तक एक्सक्रीट कर सकती है वो चीज़, क्योंकि पूरी बॉडी में आपका जो कॉन्ट्रास्ट है वो, जो कंट्रास्ट है आपका वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। एक मिनट, जो कंट्रास्ट है वो आपका बॉडी में पूरे में सर्कुलेट होता है, ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये आपका कहाँ भी एक्सक्रीट कर सकता है, आपका जो बच्चा दूध पी रहा है ना उसमें भी कॉन्ट्रास्ट के क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट आ सकता है। इसीलिए 24 आवर्स तक मिल्क फीडिंग बच्चे को नहीं करानी चाहिए। अगर आपने MRI का कोई भी प्रोसीजर कराया है या आपने कोई और अदर प्रोसीजर कराया है जिसमें कॉन्ट्रास्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो आप इन दैट केस लैक्टेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। और उसके अलावा, इसके अलावा जैसे गैडोलिनियम की बात हो गई, इसके अलावा और गैडोलिनियम के अलावा और कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट एजेंट हैं आपके? आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, Fe3O4। फिर उसके बाद MNDPDP, अभी हमने स्टार्टिंग में भी इसका एग्जांपल देखा था। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, मेंगा 4-डिपिर ट्राइसोडियम, ठीक है। ये MCQs में आप क्या आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म, तो आप उसका याद रखिए। और डिस्प्रोजियम चीलेट्स, ठीक है, DYHP DO3A, ठीक। तो ये हमने बात कर लिया। इसके अलावा आपका ओरल कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं किया अभी तक। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? थोड़ा टारगेटेड के बारे में डिस्कशन किया हमने, पेरेंटल के बारे में डिस्कशन किया, जितना क्लासिफिकेशन था पेरेंटल का वो सारा डिस्कशन हो गया, और हार्स कॉन्ट्रास्ट भी, मतलब हार्स इफेक्ट भी देख लिया हमने उसके। अब हम बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रास्ट की, जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन था, यहाँ था ना। अभी हमने क्या कर लिया, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सुपर पैरामैग्नेटिक इंक्लूड है उसमें। अब हम बात करेंगे ओरल की, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो अलग हैं, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रास्ट ये आपके कैसे हैं? पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट हैं। ओरल कॉन्ट्रास्ट में सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट की, और दूसरी बात करेंगे हम नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट की।
सॉरी, इसमें जो एक स्लाइड है नेगेटिव की वो डिलीट हो गई थी, तो इसीलिए मैं अभी आपको ओरली समझा दूंगी इसमें। देखिए पॉजिटिव की पहले बात कर लेते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, मैंगनीज, ठीक है, एग्जांपल है आपका मैंगनीज, ठीक है, क्लोराइड और GD, DTPA और ऑयल इमल्जन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रास्ट क्या होते हैं, जिसे हम वीनस के थ्रू नहीं देते हैं, ठीक है। आप उसको क्या करते हैं, पेशेंट को मतलब पिलाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका सबसे पहले जो पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट है वो आपका जैसे गले में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो होता है ना, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, इमेज डिग्रेडेशन उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। और आपका ये कहाँ पे मतलब MR एंटोग्राफी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे, और इसके अलावा आप इसमें सॉर्बिटॉल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से इसमें आप किसका मतलब यूज़ कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल के अलावा आप इसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आप पॉलीइथाइलिन ग्लूकोज ग्लाइकोल का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसके अलावा आपका ये आपका है पॉजिटिव का एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आपका नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, ये आपका सिग्नल कहाँ पर रिड्यूस करता है, ये आपका सिग्नल इंटेस्टाइन में या बॉवल में रिड्यूस करता है, ठीक है। और आपका क्या होता है, मोशन अगर जैसे उसमें होता है ना वोबल में, तो वहाँ पे ये वहाँ सिग्नल का क्या बोलते हैं, इमेज डिग्रेडेशन वहाँ क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर आपका जैसे आप इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट MRCP में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ठीक है, पार्टिकल्स जैसे जो आपकी ससेप्टिबिलिटी की वजह से क्या हो रहे हैं, सिग्नल रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और आपका बैरियम है आपका, ठीक है, बैरियम आप पिला सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ब्लूबेरी या पाइनएप्पल जूस क्यों, पाइनएप्पल जूस में क्या होता है, आपका मैंगनीज होता है, ठीक है। तो मैंगनीज होता है वहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो मैंगनीज की वजह से क्या होता है वहाँ, आपका सिग्नल वहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। पाइनएप्पल जूस पिला सकते हैं, ब्लूबेरी का जूस पिला सकते हैं, ठीक है। सारी जूसेस नहीं, लेकिन कुछ आपके हैं मेंशन। तो आप इसके अलावा और आप क्या यूज़ सकते हैं, PFC का मतलब होता है परफ्लोरोकेमिकल्स, ठीक है। ये आपका क्या हो सकता है, आपके नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और नेगेटिव क्यों बोला इनको, क्योंकि ये थोड़ा सिग्नल को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए हम नेगेटिव नाम देते हैं इसको। वरना अदरवाइज आपका जो पैथोलॉजी है उसमें पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए क्या कंट्रास्ट मीडिया यूज़ होते हैं, आपके कुछ बहुत अच्छे से देते हैं रिजल्ट, कुछ नहीं भी देते हैं, और कुछ ज़्यादा सेफ़ होते हैं आपके, कुछ नहीं ज़्यादा सेफ़ होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी तक का सबसे बेस्ट जो कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं हम, उसमें क्या होता है, GD का मतलब गैडोलिनियम, इसीलिए ये बेस्ट है, ये सेफ़ है सबसे अच्छा। और चीलेट्स के साथ मतलब जब इसको कंबाइन कर देते हैं तो ये बॉडी के लिए लेस टॉक्सिक है। फिर उसके बाद आप कंट्रास्ट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये यूजेज़ है ना, कंट्रास्ट का यूजेज़ है, ठीक है, कंट्रास्ट के यूजेज़ हैं। वैसे बहुत सारे यूजेज़ हैं, लेकिन इसमें समराइज दे रखा है। जब आप CNS है आपका, ठीक है, उसका नियोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद आपके बॉडी में इन्फेक्शन है कहीं किसी पार्ट में, देन उसका डिटेक्शन करेगा, इस्केमिक कंडीशन डिजीज़ का डिटेक्ट कर सकता है। फिर आपकी सॉफ्ट टिश्यू, वैसे आपकी पूरी बॉडी इमेजिंग में MRI कहीं की भी बॉडी इमेजिंग करनी हो आपको, वो हेल्प करेगा। लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज़ स्पेशली जो हमें और टेक्निक से नहीं दिखते हैं, वो इस टेक्निक में बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो आपकी MRI किस लिए होती है, सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग के लिए। तो आपकी स्पेशली ब्रेस्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजी, ये सब देखने के लिए आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका स्पाइन है, ठीक है, उसकी भी पैथोलॉजी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी होल बॉडी इमेजिंग, इसके अलावा मैंने, ठीक है, इसके अलावा देखिए मैंने आपको कहा था मैं आपको FDA अप्रूव्ड कंट्रास्ट एजेंट्स की लिस्ट बताऊंगी। पहले क्या था, आपके FDA ने 9 कंट्रास्ट एजेंट्स, अभी कुछ दिन तक पहले 9 कंट्रास्ट एजेंट्स थे जो अप्रूव हुए थे, लेकिन ये पहला कंट्रास्ट एजेंट है वो अभी अप्रूव्ड मतलब उस लिस्ट से हटा दिया गया है। FDA की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो हम FDA की बात कर रहे हैं वो होता क्या है, तो ये होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FID, ठीक। तो
अब इसके अंदर में अब हमारा ये पहला वाला अभी पहले था लेकिन अब ये नहीं है। तो अब आपके टोटल कितने कंट्रास्ट इसमें लिस्ट में है, एफडीए की लिस्ट में आपका है कॉमन नेम। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो कॉमन नेम कैसा है, आपका कॉमन नेम है ओमनीस्कैन है, मल्टीहेंस है, मैग्नेविस्ट है, एवलेवर है, प्रोहेंस है, ऑप्टिमार्क है, ईओविस्ट है, गेडाविस्ट है, ये सब आपके क्या हैं, कॉमन नेम है। ठीक है। जीबीसीए क्या होते हैं, गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, इसकी फुल फॉर्म है जीबीसीए की फॉर्म में आपको बताना भूल गई थी। जो गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट होते हैं उसको जीबीसीए भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है जो गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट। अभी हम बात करें एफडीए की, तो एफडीए में अभी ये 8 लिस्ट हैं, ये ऊपर वाला अभी कैंसिल कर दिया है। और इसके ये साइंटिफिक नेम भी आपको दे रखे हैं, तो आप इसको ये देखिए, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे एफडीए अप्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि एफडीए ने क्या क्या अप्रूव कर रखा है। और एफडीए की फुल फॉर्म होती है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ये याद रखिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।